नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज पुनः आपके सम्मुख से एक नई श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। जो श्रृंखला लेके उपस्थित हूं वो सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से रहने वाली है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जो LT का जो सिलेबस है, उत्तराखंड का जो LT सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो भारतीय और पाश्चात्य शैली पर आधारित ये टॉपिक रहने वाला है। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो दमदम भवन कहाँ स्थित है। जैसे आपको कला भवन पता है कहाँ स्थित है, इसी प्रकार से दमदम भवन कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जैसे गुलेर शैली, मंडी शैली के जो चित्र बने हैं, कालीघाट के इत्यादि जो भी शैलियों पर जो आधारित चित्र बने हैं, अब उसी को मद्देनजर रखते हुए जो दमदम भवन बना है वो आपके मंडी शैली के अंतर्गत इसके जो चित्र बने हैं मंडी के अंतर्गत ये भवन स्थित है। और मंडी शैली के जितने भी चित्र हैं वो ये इस संग्रहालय में रखे गए हैं, या कहीं ये भवन के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि इस भवन के अंतर्गत ये चित्र सुरक्षित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। इसी श्रृंखला का दूसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है। जैसे आप लोगों को पता है कि रुमालों के लिए चंबा प्रसिद्ध है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रुमालों पर कौन सी कला सारथी रूप से दिखाई देती है, कौन सी कला रुमालों पर दिखाई देती है। देखिए, अगर मैं रुमालों की कला के बारे में बात करूं तो कासीदी कारी ये कला हमें रुमालों पर सारथी रूप से दिखाई देती है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का तीसरे प्रश्न की बात करें, पुंज कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं। दोस्तों, ये इसके जो आरंभिक चित्र यदि देखने को जो हमें मिलते हैं वो लाहौर के सेंट्रल मेमोरियल संग्रहालय के अंतर्गत ये चित्र आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये चित्र बने पड़े थे वो चित्र इस संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, जो लाहौर के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यदि हम लोक कला के दृष्टिकोण से भी देखें तो उत्तराखंड का जो ये LT का पेपर होने वाला है, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हैं ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात कर रहे हैं गढ़वाल शैली का पता सर्वप्रथम कब लगा, गढ़वाल शैली अस्तित्व में कब आई। ठीक है, यदि मैं बात करूं गढ़वाल शैली की, तो गढ़वाल शैली का जो अस्तित्व आया 1908 में गढ़वाल शैली का अस्तित्व आया। अब इसका जो श्रेय जाता है वैकेंडी जो मुकुंदी लाल जी को इसका श्रेय जाए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किस शैली में सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है। सिक्कों का मतलब श्रद्धालुओं का, देखो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है, श्रद्धालुओं का प्रभाव दिखाई देता है। कहने का मतलब है किस शैली के अंतर्गत सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है। यदि मैं बात करूं जम्बू कलम के अंतर्गत सिखों का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि इस शैली में सिखों से रिलेटिव गुरु नानक पर आधारित चित्रांकन इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, छठे नंबर का जो प्रश्न है, बसौली शैली का जन्म कैसे हुआ। अब बसौली शैली का जन्म की बात करें, देखिए बसौली शैली कब उत्पन्न हुई, कांगड़ा शैली का उद्भव कब हुआ, ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि ये जो शैलियां हैं किसके उद्भव से पैदा हुई हैं। यदि मैं बात करूं जो बसौली शैली का जो जन्म हुआ है वो लोक कला जैसे लोक कला और मुगल शैली के मिश्रण से इस कला का निर्माण हुआ है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस श्रृंखला को आप नोट कर लें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ ही जितने भी नए व्यूअर्स इसे देख रहे हैं तो आप लोग भी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जितने भी नई वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, 7वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, वो गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है। गढ़वंश, देखिए गढ़वंश राज का इतिहास के लेखक कौन है। अब देखिए गढ़ राज की यदि बात करें तो ये गढ़वाल से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है, इसलिए ये गढ़ राजवंश की इतिहास के जो लेखक हैं, जो गढ़वंश के संबंधित जैसे गढ़वाल की पूर्ण रूप से जो चित्रांकन या कथाओं के बारे में जो कहें या साहित्य के बारे में कहें, ये किसके द्वारा ये लेखांकित किया गया है, इसके लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो मौलाराम जी हैं। मौलाराम जी को आप सभी लोग जानते होंगे, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। और ये चित्रकार ही नहीं,
एक साहित्यकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि ये एक सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के रूप में और साहित्यकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब गढ़वाल शैली को जन्म देने वाले प्रमुख कलाकार कौन से हैं? अब देखिए, गढ़वाल शैली को अस्तित्व में लाने वाले प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें। अब गढ़वाल शैली को कौन से चित्रकार इसको अस्तित्व में लाए, हमें ये पता होना चाहिए। हम तो बोल लेते हैं कि भैया गढ़वाल शैली का अस्तित्व कब है, 1908 में इसका अस्तित्व हमें देखने को मिला। अब देखिए, गढ़वाल शैली को कोई ना कोई तो अस्तित्व में लाया होगा, किसी न किसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई होगी। अब इसकी जो शुरुआत की गई थी, जो प्रमुख इसके चित्रकार रहे हैं, जिनके द्वारा इसकी एक तरफ से नींव रखी गई थी, हम नींव की बात कर रहे हैं, तो वो दो कलाकार थे, जिसमें हरदास जी थे और उसमें श्याम दास जी थे। ये जो कलाकार थे, ये शाहजहां काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक चित्रकार रहे हैं ये दो। देखिए, जो दो चित्रकार थे, जो गढ़वाल शैली को जो अस्तित्व में लाने का जो प्रयास किया गया था, जो गढ़वाल शैली के जो शैली को जो जन्म देने की बात करें, जो इसके जन्मदाता के तौर पर यदि हम बात करें, तो हरदास और श्यामदास यह शाहजहां के क्या थे, जो शाहजहां के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा गढ़वाल शैली को अस्तित्व में लाया गया, या कहे उनके जन्मदाता यही लोग हैं, हरदास और श्यामदास जी को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब जो पहाड़ी चित्रों की संख्या क्या है, अब आप सभी लोगों ने पहाड़ी शैली पढ़ी होगी। अब पहाड़ी शैली में टोटल कितने चित्र बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पहाड़ी शैली के अंतर्गत कुल चित्रों की संख्या क्या है, आपको कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर छांटना है। अब आपको बताना है। देखिए, यदि मैं बात करूं गढ़वाल ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत टोटल 50,000 के लगभग चित्रों का समावेश देखने को मिला, चित्रांकन किया गया है। 50,000 से ऊपर के चित्रांकन इसके अंतर्गत हुए हैं। ये जो कथन दिया गया है, ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार ये दिया गया। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार ये कहा गया है कि जो पहाड़ी शैली के अंतर्गत टोटल 50,000 से ऊपर के चित्रांकन हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 10वें नंबर का जो प्रश्न है, मोहम्मद कुली ने किस इमारत की स्थापना की, या कहें इसकी निर्माण किया था? मोहम्मद कुली। अब मोहम्मद कुली ने कौन सा इमारत की स्थापना की? देखिए, ये जो प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, हम पढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें और आती हैं, बहुत कॉमन चीज़ आती है। अब मोहम्मद कुली ने किस इमारत की रचना की, या किस इमारत की उसने स्थापना की, निर्माण किया? तो उसने 4 मीनार, जो 4 मीनार की जो निर्माण किया गया था, वो मोहम्मद कुली द्वारा इसकी इमारत का निर्माण किया गया था, 4 मीनार। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जा सकता है, मगर जो हकीकत में यदि आप डीपली पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद कुली ने जो इमारत का जो निर्माण किया गया था, वो 4 मीनार की निर्माण किया गया था। अब बात करें नुजुम अली उमूल। अब नुजुम अल उमूल में क्या है? ठीक है, फिर से बता दे, नुजुम अल उमूल में क्या है, ये क्या है आपको बताना है। देखिए, जो 786 जो नंबर है, जो मुगल शासक के समय से या कहे जो मुस्लिम कम्युनिटी को ये दर्शाता है, जो उनका जो 786 का जो नंबर जो प्रसिद्ध है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुगल काल के इसी श्रृंखला से लिया गया, जिसमें इनके पैगंबरों इत्यादियों का बहुत ढेर सारे चित्रांकन किए गए हैं। इनके धर्म से रिलेटेड मुगल शैली से संबंधित ये चित्रों का अंकन किया गया है। जो 786 जो चित्रों का इसके अंतर्गत क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, चित्रों का चित्रांकन किया। यदि मैं बात करूं 786 से 886 के मध्य ये चित्रों का निर्माण हुआ है। इतने चित्र इसके अंतर्गत बने हैं और इसमें 140 नक्शों का और जो तालिकाएं होती हैं उनका भी इसके अंतर्गत निर्माण किया गया है। ये आपको देखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किताब ए नौरस का परिचय दिया था। किताब ए नौरस का परिचय किसने दिया था? अब मैं बात कर रहा हूं भारतीय
शैली के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम पाश्चात्य संस्कृति के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय सौंदर्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत किताब है ए नौ रस का परिचय किसने दिया। अब ये आपको बताना होगा, ये परिचय दिया है दोस्तों, ये कवि जोहरी ने दिया है। कवि जोहरी ने किताब ए नौ रस का क्या किया गया है, आपको ये इसका परिचय दिया गया है। इसके द्वारा इनको लिखा गया है कि भैया किताबें नौ रस को कवि जोहरी द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है, ये लिखा गया है ये, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा ये कमियां निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ प्रश्नों पर रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो को वॉच करना है, आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं उनको अपनी पुस्तक में या कॉपी में नोट करना है, या फिर इसे सुने आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न की बात करते हैं। अली शाह किस क्षेत्र से जुड़े थे। अली शाह किस क्षेत्र से जुड़े हैं आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो अली शाह थे वो चित्रण के क्षेत्र में से भी जुड़े थे, लेखन के क्षेत्र से भी जुड़े थे और काव्य के क्षेत्र से भी ये जुड़े थे। देखिए ये तीन विधाओं में पारंगत थे, एक तो लेखन के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में और काव्य के क्षेत्र में ये निपुण थे, ठीक है। अब बात करते हैं इब्राहिम शाह संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे। जो इब्राहिम शाह थे वो किस गायकी के लिए विश्वविख्यात थे, अब बता रहा हूं मैं। अब इनको जो संगीत की इतनी ज्यादा परख थी, या कहें ये गायकी के इतने ज्यादा शौकीन थे, ये पता कर लेते थे कि जब कोई गाना गाता था दरबार में तो ये किस विधा पे गा रहा है, ये किस गायकी, ये किस रूप में गा रहा है, ये इनको पता चल जाता था। अब बात कर रहा हूँ जो इब्राहिम शाह की संगीत जगत के जो किस गायकी के विशेषज्ञ थे, ये किस गायिका को सबसे ज्यादा ये कहें उस गायिका की जो विशेषता थी वो उससे जुड़े थे। यदि मैं बात कहूँ तो ध्रुव गायकी के ये प्रसिद्ध क्या थे, विशेषज्ञ थे, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है ताजमहल की पूर्ण योजना का क्या क्षेत्रफल है। अब ताजमहल आपने सबने ये प्रश्न देखा होगा कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है, ताजमहल कहाँ स्थित है, इतना तो आप सभी को पता होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जो ताजमहल की जो संपूर्ण कार्य योजना के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ। यदि मैं ताजमहल की जो क्षेत्रफल की यदि मैं बारे में बात करूँ 19 गुणा 1000 फीट वर्गाकार आयताकार के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 19 गुणा 1000 फीट आयताकार के अंतर्गत ये जो हमारा ताजमहल है ये फैला हुआ है, ठीक है। ये इसका निर्माण इस क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। अब लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हुआ, आपको पता होना चाहिए कि आप सभी को पता होगा लाल किला के निर्माण किसने किया, ये किस पत्थर से बना है और ये इन पत्थरों का रंग क्या है और ये कहाँ स्थित है, इतना तो सभी को पता होगा कि अनुमान जितना भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अब जो लाल किला जो बनकर जो तैयार हुआ वो 9 वर्ष 3 माह में लाल किले का निर्माण हुआ था। 9 वर्ष 3 माह के अंतर्गत लाल किले का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। इंडिया लाइब्रेरी ऑफिस कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंडिया लाइब्रेरी ऑफिस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए ये भारत के अंतर्गत नहीं है, पहले तो इतना स्पष्ट कर लीजिए। कभी आप लोगों के दिमाग में शंका हो कि भारत में कहीं स्थित होगी, तो बिल्कुल भी ये भारत के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। जो इंडिया ऑफिस जो लाइब्रेरी है वो लंदन में स्थित है, ठीक है। ये लंदन में भारत के जो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये आपके लंदन में स्थित है, ठीक है। अब चश्मे नूर महल किसने और कहाँ बनवाया। अब चश्मे नूर महल किसने और कहाँ बनवाया ये आपको बताना। देखिए दोस्तों ये जो चश्मे नूर महल की यदि मैं बात करूं तो ये जहांगीर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में ये जो स्थापत्य कला का जो दौर चला था उसके अंतर्गत इन्होंने
चश्मे नूर महल का निर्माण किया था, और ये जो बना था ये अजमेर में, इसकी ये अजमेर के अंतर्गत ये स्थापित है। आज यदि आप अजमेर में जाओगे चश्मे नूर महल को आप देख सकते हो, ठीक है। ये जहांगीर द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, जहांगीर के समय में। देखिए जहांगीर के समय में कितने प्रमुख विश्व विख्यात चित्रकार कार्य कर रहे थे, ठीक है। जिस प्रकार से अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक जो संख्या थी वो हिंदू चित्रकारों की थी, ठीक है। उसमें मुस्लिम चित्रकारों की बहुत ज़्यादा कम संख्या थी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो जहांगीर की बात कर रहा हूँ। जहांगीर के अंतर्गत कितने प्रमुख चित्रकार कार्यरत थे, प्रमुख चित्रकारों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो प्रमुख जो चित्रकार थे वो 12 चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में कार्यरत थे, जो विश्व विख्यात थे, ठीक है। ये तो रही मुगल काल से संबंधित। अब मुगल कला कैसी कला रही है। अब देखिए मुगल कला कैसी कला रही है आपको पता होना चाहिए। यदि आपने मुगल काल पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल काल की कला कैसी रही है। इसके संदर्भ में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए आप इतना जान लीजिए, मुगल काल में भारत में जो स्थापत्य कला के बारे में बात करूं, या फिर दरबारी चित्रांकन की बात करूं, या पशु पक्षियों का चित्रांकन की बात करूं, या जो अलग अलग विधाओं में जो चित्रांकन हुआ है मूर्ति कला के क्षेत्र में या अन्य विधाओं में, देखिए जो भारत में जो कला को जो पंख लगे वो मुगल काल के द्वारा ही भारत की जो चित्रकला है वो विख्यात हुई, विश्व विख्यात रही। वो मुगल काल को इसका श्रेय जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मुगल काल की कला कैसी कला रही है। देखिए मुगल काल के अंतर्गत जो सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है वो दरबारी चित्रांकन हुआ है। देखिए मुगल कला कैसी रही है तो वो दरबारी चित्रांकन पर आधारित है, क्योंकि जितने भी जो शासक रहे, अगर अकबर से लेके औरंगजेब की तक की यदि बात करें, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अलग अलग जो शासक रहे, मुस्लिम जो शासक रहे हैं, मुगल शासक, उन्होंने अपने स्वयं के व्यक्तिगत चित्रांकन किए गए हैं। सर्वाधिक जो चित्रांकन हुए दरबार के अंतर्गत हुए हैं। तो जो मुगल काल का जो चित्रांकन हुआ है वो दरबारी चित्रांकन पर आधारित है। तो मुगल कभी जो क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन आ सकता है, तो मुगल काल की कला कैसी कला रही है, वो दरबारी कला रही है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ गया। अब बात करते हैं मुरक्का क्या है। अब मुरक्का क्या है आपको ये समझना होगा। मुरक्का क्या है, देखिए ये सूक्ष्म चित्रों का एक समूह होता है जिसे हम एल्बम कहते हैं, ठीक है। मुरक्का सूक्ष्म चित्रों का एक एल्बम होती है, जिसमें पोथी भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे समूह जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे चित्रों का एक रूप में पोथी तैयार की जाती है, जिसे हम एल्बम के रूप में हम जानते हैं। तो यदि हम बात करें मुरक्का सूक्ष्म चित्रकला की एक एल्बम होती है, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का 23वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, वो जैन शैली के चित्रों में किन किन रंगों का प्रयोग किया गया। अब जैन शैली के अंतर्गत देखिए जैन शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम तो इतना आपको समझना होगा, क्या उसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है, या द्वितीय रंग का प्रयोग किया गया है, या तृतीय रंग के प्रयोग किए गए हैं, तटस्थ रंगों का प्रयोग किया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं जैन शैली की प्रारंभिक दौर की यदि मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत प्राथमिक रंगों को महत्व दिया गया है। प्राथमिक रंगों पर ही उनका चित्रांकन हुआ है। अब प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो प्राथमिक रंग है नीला, पीला और लाल, ये प्राथमिक रंग होते हैं। इसके आधार पर द्वितीय रंग बनते हैं। अब प्राथमिक रंग क्या होते हैं, ऐसे रंग जिनका किसी भी प्रकार से क्या आता है, उनका वर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक है। उनसे किसी भी प्रकार का रंग बनाया नहीं जा सकता। अब द्वितीय रंग क्या होता है, इनके मिश्रण से जो रंग बनाता है। प्राथमिक रंग किसी के मिश्रण से नहीं बनते हैं, इतना आप ध्यान में रख लीजिए। जो प्राथमिक रंग होते हैं नीला, पीला, लाल, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है जैन शैली के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर रहा हूँ पशु पक्षियों तथा प्रकृति का जो चित्रण कैसे हुआ है। अब जो पशु पक्षियों की बात करें या प्रकृति की बात करें, इसके अंतर्गत जो चित्रांकन हुआ वो किस प्रकार का चित्रांकन, इसमें अस्वाभाविक रूप से इसका चित्रांकन हो। अस्वाभाविक मतलब ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा चित्रांकन पशु पक्षियों का हो सकता है। अस्वाभाविक, हम अकल्पनीय भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार का चित्रांकन इसके अंतर्गत हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसी श्रृंखला का
25वें नंबर का जो प्रश्न है, पश्चिमी भारतीय शैली में मुद्राओं की जो बनावट थी वो कैसी थी। अब पश्चिमी भारतीय शैली की मुद्राओं की जो स्थिति के बारे में बात करें, पश्चिमी भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी होती थी दोस्तों। उसकी जो बनावट होती थी वो जकड़ी हुई और अकड़ती हुई, ऐंठन भरी हुई ये मुद्राएं होती थी। ये तो या कहें एक ऐसा आकार ले ली थी जो जकड़ी हुई होती है तो ऐंठन से भरीपूर्ण होती थी। ऐसी ये मुद्राएं होती जो पश्चिमी भारतीय शैली की मुद्राओं का जो आकलन होता था इस प्रकार से होता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 26वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, चित्र सूत्र कब चित्रित हुए थे। जो चित्र सूत्र के जो चित्र कब चित्रांकित किए गए थे ये आपको बताना है दोस्तों। ये किस काल में किए गए थे। आप लोगों को पता होगा चित्र सूत्र के बारे में, आप यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि चित्र सूत्र को कब वर्णित किया गया, चित्र सूत्र क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ चित्र सूत्र कब चित्रित हुए थे। अब जो चित्र सूत्र के जो चित्रांकन बनना प्रारंभ हुए थे मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए इसके जो चित्रांकन बनना प्रारंभ हुए थे वो पूर्व मध्य काल में इनका प्रारंभ हुआ था। ये इन चित्रों का चित्रांकन करना प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था पूर्व मध्य काल में इनका चित्रांकन होना प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये हम केव की बात कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं जो गुफाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफा सबसे प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की कौन सी गुफा सबसे प्रसिद्ध है ये आपको बताना होगा। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया एलिफेंटा में की सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है। देखिए आपको पता होना चाहिए त्रिमूर्ति एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध क्या है जो मूर्ति है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। एलिफेंटा की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो त्रिमूर्ति है। अब त्रिमूर्ति की कभी बारे में आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि एलिफेंटा में जो त्रिमूर्ति है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या है, आपको पता होना चाहिए। जब यदि मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं, ये 24 फीट चौड़ी है और 17 फीट ये क्या है ऊंचाई इसको प्राप्त हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा में चित्र किया गया है। देखिए अब बात कर रहा हूँ एलोरा की गुफा के बारे में बात कर रहा हूँ। एलोरा की जो गुफा है उसमें सर्वप्रथम कौन सा चित्र खोजा गया था। देखिए एलोरा में जो गुफाएं हैं वो टोटल 34 गुफाएं हैं। आप सभी को पता है वो अलग अलग धर्म से उससे रिलेटिव हैं। यदि मैं बात करूं एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं उसमें 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 17 गुफा ब्राह्मण धर्म से हैं और 5 गुफा जैन धर्म से हैं। अब इस गुफा के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा गुफा खोजी गई या कौन सी नंबर की गुफा खोजी गई दोस्तों। जो एलोरा के अंतर्गत जो सर्वप्रथम जो गुफा खोजी गई थी वो 21वें नंबर की गुफा खोजी गई थी। ठीक है, आप समझ लीजिए कि 21वें नंबर की गुफा ये खोजी गई थी। अब इसके अंतर्गत आपको टोटल गुफाओं की यदि मैं बात करूं 34 गुफाएं इसके अंतर्गत मिली हैं और 12 गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से हैं, 17 गुफाएं आपके ब्राह्मण धर्म से हैं और 5 गुफाएं जो हैं जैन धर्म से आधारित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। रेखांकन के आधार पर अजंता से कितनी शैलियां विकसित की जा सकती हैं। अब रेखांकन के आधार में यदि आपने अजंता शैली को या अजंता गुफाओं को यदि विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा तो आपको समझ ये जो प्रश्न है आपके समझ में आ चुका होगा। यदि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये समझा देता हूं मैं बात कर रहा हूं कि रेखांकन के आधार पर अजंता पर कितनी शैलियां विकसित की जा सकती है। रेखांकन के आधार पर अजंता की जो गुफाएं हैं रेखांकन के आधार पर उसमें कितनी शैलियां विकसित की जाती हैं। यदि मैं बात करूं उसमें 26 शैलियों को विकसित किया जा सकता है। ये जो कहा गया है वो लेडी हेनरी द्वारा इसको कहा गया है। उनके अनुसार ये कहा गया है कि भैया जो रेखांकन के आधार पर अजंता की जो सैन्यों का जो विकसित किया जा सकता है, जो सैन्यों को जो विकास किया जा सकता है वो 26 सैन्यों को अजंता के अंतर्गत विकसित किया जाता है। लेडी हरिमन द्वारा ये कहा गया है। अब इसी प्रश्न का अगला कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला का 30वें नंबर का जो प्रश्न है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है। अब अजंता में परिप्रेक्ष्य का
किस रूप में प्रयोग किया गया है आपको बता रहा हूँ। ये जो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य के रूप में अजंता का परिप्रेक्ष्य किया गया है। देखिए काल्पनिक, देखिए जितने भी, यदि मैं बात करूं, आपको पता होगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें चैत्य और विहार गुफाएं हैं, और जो इसके जो चित्रांकन किए गए हैं इसके अंतर्गत वो अकल्पनीय हैं, हमारी कल्पना से परे हैं, क्योंकि ये उस समय के जो चित्रांकन हुए हैं जो हमारे समझ से परे हैं। तो अकल्पनीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर ये चित्रांकन किया गया है। यदि मैं बात करूं अजंता में कुल कितनी गुफाएं मिली हैं, तो 29 गुफाएं हैं, जो वर्तमान समय में 30 गुफाएं, 15A नाम की एक गुफा प्राप्त हुई है। उसके आधार पर हमें टोटल 30 गुफाएं इसके अंदर देखने मिलती हैं। यदि मैं बात करूं आपसे, तो अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्रांकन प्राप्त हैं या चित्र प्राप्त हैं, तो दोस्तों गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, इन गुफाओं में चित्रांकन हमें क्या है प्राप्त है। देखिए ठीक है, 7 गुफाओं में हमें चित्रांकन प्राप्त है। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, 11, 16, 17। ठीक है, अब चैत्य गुफा की यदि मैं बात करूं तो अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो दोस्तों यदि मैं बात करूं अजंता के अंतर्गत जो चैत्य गुफा है वो गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 26 और गुफा नंबर 29 गुफा में जो चैत्य गुफा हमें प्राप्त हुई है। अब खपड़ा खोलिया नाम की प्राचीन गुफा कहाँ है? खपड़ा खोलिया नाम की प्राचीन गुफा कहाँ है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये कडियार वाड़ के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, कडियार वाड़ के जूनागढ़ के में ये गुफा स्थित है। ये गुफा आ सकती है, इतना ध्यान रख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ, अब हम स्तूप की तरफ बढ़ते हैं। पत्थर से निर्मित स्तूप को क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी भारत के अंतर्गत जितने भी अशोक द्वारा या अकबर द्वारा जितने भी स्तूपों का जो निर्माण किया गया है, तो हमें यह समझना होगा कि जो पत्थरों से जो स्तूपों का जो निर्माण किया, सभी जो स्तूप बना है या जो स्लेटी कलर के जो पत्थरों का बना है या अलग अलग पत्थरों से स्तूपों का निर्माण किया गया है, तो जो पत्थरों से जिन स्तूपों का जो निर्माण हुआ है उसको क्या कहते हैं? वो शिलाथूप इनको कहा जाता है। यदि मैं बात, जो पत्थरों से जो निर्मित जो स्तूप होते हैं उनको शिलाथूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रख लीजिए, शिलाथूप इसे कहा जाता है। अब स्तूप क्या बताते हैं? अब हमें स्तूप, यदि हम स्तूप देखते हैं तो हमें क्या बताते हैं, हमें ये समझना होगा। हम किसी स्तूप को देखने जाए या सांची के स्तूप को देखें या अलग अलग जो स्तूप बने हुए हैं, यदि हम उन स्तूपों को देखा तो वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें किस तरफ को इंगित करते हैं? देखिए, जो स्तूप जो होते हैं वो हमें उस समय के वास्तु कला की विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, अकबर के हैं या अशोक के द्वारा जो स्तूप बनाए गए, तो हमें उस काल के स्थापत्य कला किस समय में किस प्रकार से फूली फली, उसका संपूर्ण वितरण या कहें उसका संपूर्ण समावेश वर्णन हमें देखने को स्तूप को देखने से प्राप्त होते हैं कि उस समय स्थापत्य कला किस स्तर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस श्रृंखला का 34वें नंबर का प्रश्न, नासिक में कौन सी और कितनी गुफाएं हैं? देखिए, नासिक में टोटल कितनी गुफाएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपने अभी तक एलोरा, अजंता, संतवासला की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं इत्यादि गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा। अब आपके थोड़ा सा आपके दिमाग में ये जोर पड़ रहा होगा कि नासिक में कौन सी गुफा अचानक पैदा होगी। तो नासिक में कौन सी गुफा और कितनी गुफाएं हैं, अब कौन सी गुफा है और कितनी गुफाएं? अब पांडुलेण, ये पांडुलेण गुफाएं हमें आपको नासिक के अंदर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो 23 गुफाएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अब पांडुलेण है ये नासिक के अंदर है, यहाँ पर 23 गुफाएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं दोस्तों। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इस श्रृंखला का जो अंतिम प्रश्न है, एक विशाल स्तूप में कितने ईंटों का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, यदि हम एक विशाल स्तूप का निर्माण करते हैं तो उसमें लगभग कितने ईंटों का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। उसमें जो विशाल स्तूप का जो निर्माण किया जाता है उसमें लगभग 10 करोड़ के आसपास के लगभग ईंटों का प्रयोग किया जा सकता है। इतना बड़ा भव्य स्तूप होता है जिसमें इतने ईंटों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब
इस श्रृंखला का जो अंतिम प्रश्न मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, मैं आपको एलटी के सिलेबस अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने अलग अलग चीजों पर अध्ययन किया है। देखिए जो एलटी का जो सिलेबस है उसमें इकाई प्रथम के बारे में बात करूं तो इकाई प्रथम के अंतर्गत कला के मूलाधारों के बारे में बात किया गया है। देखिए इसके अंतर्गत कला का अर्थ क्या होता है, कला की परिभाषा क्या होती है, कला का वर्गीकरण क्या होता है, ये चीजें आप सभी लोगों ने कवर कर दी होगी। तो मैंने इस पे आधारित वीडियोज भी बनाए हैं। अब कला के मूल तत्व कितने होते हैं, अब रेखा क्या होती है, आकार क्या होता है, रंग क्या होता है, तान क्या होता है, पोत क्या होता है, अंतराल क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और संयोजन के सिद्धांत की यदि मैं बारे में बात करूं तो उसमें प्रमाण, प्रभाव इत्यादि चीज़ों का, इसमें सामंजस्य इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। इसको आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इस पर आधारित मैं एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। अब बात करते हैं माध्यम एवं तकनीक और लोक कला। देखिए माध्यम और तकनीक और लोक कला पर आधारित तो मैंने आपको वीडियो प्रस्तुत कर ही दी गई है। अब जो मेरी जो अगली वीडियो रहेगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए भारतीय कला का इतिहास के लगभग मैंने आपको सभी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं। जिसको नोट्स की आवश्यकता होगी तो वो मेरे को पर्सनली नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है 7055510737 पर वो कॉल कर सकता है। ठीक है, मैं उनको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। देखिए हमने इसके अंदर जो भारतीय चित्रकला की मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक गुफाओं के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में बात करी, अजंता एलोरा, और ये सभी चीज़ों का आप लोगों ने विस्तार पूरा अध्ययन कर लिया होगा। आज मैं जो बात करूंगा, देखिए आधुनिक चित्रकला जो चित्रकार हैं उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा चित्रकारों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। उसके अंतर्गत जैसे अमृता शेरगिल के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, कहाँ हुई थी, 28 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इतना पूछा जा सकता है। ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। काली घाट के चित्र के बारे में पूछा जाता है, काली घाट के चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये काली घाट के जो चित्र हैं कहाँ प्राप्त हुए हैं, इतना इसके अंदर पूछा जा सकता है। देखिए नंदलाल जी के बारे में ये पूछा जा सकता है, नंदलाल जी का जन्म कहाँ हुआ, ये किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कौन से चित्र बनाए गए हैं, ये चीजें पूछे जा सकते हैं। ये देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो मैं महत्वपूर्ण जो चित्रकारों के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक आप महफूज हुसैन देख लीजिएगा, एक नंदलाल बोस जी देख लीजिएगा, एक अमृता शेरगिल देख लीजिएगा, और इसके अंतर्गत जो और दवेत मेहता और एन रामचंद्रन के बारे में देख लीजिएगा, और ज़्यादा इसके अंतर्गत कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब पाश्चात्य कला का इतिहास, तो पाश्चात्य कला के इतिहास के अंतर्गत मैंने आपको यदि मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया, मूर्ति कला के बारे में बात करा दिया गया है, और बैजेंटाइन कला के बारे में वो बताया है, और गौथिक कला के बारे में एक नई वीडियो मैंने अपलोड पहले ही कर चुका हूं, वो चीज़ आपको बता दिया गया है। अब बारोक चित्रकला और रोरक चित्रकला के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आज का जो टॉपिक रहा था उससे रिलेटिव काफी क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। अब मैं दोस्तों कल जो नई वीडियो आपके सम्मुख से लेके आऊँगा, वो जो वीडियो का जो शीर्षक रहेगा वो शीर्षक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस श्रृंखला से काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रावैधिक कला पर आधारित। ये मैं कल वीडियो लाऊंगा। इससे पूर्व ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास पर्सनली फ़ोन आ रहे थे कि सर प्रावैधिक कला पर आधारित दूसरी वीडियो कब ला रहे हो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल प्रावैधिक कला पर आधारित दूसरी वीडियो आपके सम्मुख से उपस्थित कर पाऊँ, जिसके अंतर्गत हम कला की रेखाओं के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं आप सभी को पता होगा, 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। अब ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति कला क्या होती है, और लेखन क्या होता है, जो ये आपका जो पोर्शन है प्रावैधिक कला से संबंधित जो इकाई 5 है वो मैं आपका कल कंप्लीट कर दूंगा। इतना है, जितने भी मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा रहा हूँ या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैं वीडियो के माध्यम से, जिसे नोट्स चाहिए तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, मुझसे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है,
कल जो आपका जो टॉपिक रहेगा वो प्रावैधिक कला का रहेगा, भाग दूसरा रहेगा। इससे पूर्व का जो प्रावैधिक कला का जो भाग प्रथम है उसे देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।